नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर आई हूँ मैं नई कहानी के साथ में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये क्या चल रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर पर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कविता जी अपने बेटे ध्रुव से बोली, कुछ नहीं माँ, बस आप इन सब से दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल के ध्रुव वहां से चला गया। लेकिन कविता जी का मन बेचैन था। ध्रुव पिछले 1 महीने में कई लोगों को घर पर ला चुका था। कविता जी को कई बार लगा कि ध्रुव शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो ध्रुव उन्हें जरूर बताता, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा ले लेती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने सोचा, एक बार बहू से बात करके देखती हूँ। वे अपनी बहू के कमरे में गईं और बोली, पल्लवी, क्या चल रहा है? ध्रुव कुछ बताता क्यों नहीं? और तुम भी कुछ नहीं बोलती। हर दूसरे दिन कोई न कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते? हाँ माँ जी, इसीलिए तो ध्रुव ग्राहकों को घर दिखाने के लिए लाते हैं। जैसे ही कोई अच्छा ग्राहक मिलेगा, हम ये घर बेच देंगे। हमें लगा था अब तक आप समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना है। ऐसे कैसे कोई बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम है। घर उनकी तनख्वाह से चलता है। वो जब चाहे, जिसे चाहे, ये घर बेच सकते हैं। और फिर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? ले देकर एक ही घर तो है हमारे पास। अब ये भी बिक जाएगा तो कहाँ जाएंगे? ये कुछ सोचा है तुम लोगों ने? जी, बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धा आश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपको देखभाल की भी जरूरत है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होती। इसीलिए अब आपको वृद्धा आश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य कैसे देंगे? आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या क्या दुख हैं, और इस महंगाई के दौर में हम कैसे घर को चला रहे हैं, ये तो केवल हम ही जानते हैं ना। इतना सुनकर कविता जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई और वे वहीं जमीन पर बैठ गईं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी, और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही हैं। जैसे तैसे खुद को संभाल कर रोती बिलखती वे अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर को देखकर बोली, काश आप होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई थी कि बेटे का स्वार्थ ना देख पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। अब वही बेटा मुझे वृद्धा आश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको, जब ध्रुव को बचपन में बुखार आता था तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी भी छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? दूसरा बच्चा तक नहीं किया। ध्रुव इकलौता मेरे बुढ़ापे की लाठी है, और आज लग रहा है मेरी वो लाठी मुझसे छूट रही है। रोते सुबकते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सपने में उन्हें उनके पति कैलाश बाबू दिखाई दिए तो वो कविता जी से बोले, देखो कविता, पहले भी कहता था कि पुत्र मोह में अंधी मत बनो। आज भी यही कहूंगा
कि ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तो तुम इस घर को किराए पर चढ़ाकर अपना गुजारा कर सकती हो। जब तुम्हारी औलाद तुम्हें बोझ समझ रही है, तो तुम क्यों ममता की मूरत बनी बैठी हो? लेकिन ये घर बिक जाएगा तो मैं क्या करूंगी? और बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। अब तो घर ध्रुव के नाम पे है, कानूनन वो ही इस घर का मालिक है। तो तुम भी कानून की मदद लो। तुम पुलिस को फोन करो और बोलो कि बेटे और बहू ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब ये लोग घर बेचना चाहते हैं। ये घर बिकना नहीं चाहिए कविता। इसमें मेरे जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए। इतना बोल के कैलाश बाबू आलोप हो गए। सुनिए, सुनिए, रुकिए, आप कहाँ गए? कविता जी सपने में इतनी जोर से चिल्लाईं कि उनकी नींद टूट गई। वे उठी और उन्होंने खुद को संभाला। तभी कमरे में ध्रुव आया और बोला, माँ, पल्लवी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अब आप अपना सामान बांध लो। कल आपको जाना है। आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। एक बार के लिए कविता जी अपने बेटे को देखती रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो ध्रुव उनके आगे पीछे घूमा करता था और कहता था, माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही ध्रुव आज उन्हें वृद्धा आश्रम भेजना चाहता है। अंदर ही अंदर वे टूटती जा रही थीं। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये घर मेरा है। तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। कविता जी की आवाज में गुस्सा था। मैं आपका खर्च नहीं उठा पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपको जाना ही होगा और वहाँ आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे। आपको जाकर वहाँ अच्छा लगेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझा? तो ये घर मेरा है। तभी ध्रुव के फोन की घंटी बजी और वो फोन पर बात करता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद कविता जी ने पुलिस स्टेशन फोन लगाया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस को देखकर ध्रुव और पल्लवी दोनों डर गए और माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। कविता जी बोली, बेटा, माफी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसी के साथ में धोखा किया, कोई माफी नहीं मिलेगी। पुलिस ध्रुव को ले गई। पल्लवी ने सास को समझाने की कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेन वापस लेने की गुजारिश भी की। तो कविता जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गईं। कैसी माँ हैं आप? अपने ही बच्चों की दुश्मन बनी हुई हैं। क्या करेंगी इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? तुम ये बड़ी बड़ी बातें मत करो बहू, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है? हम सभी के जीवन में कोई न कोई दुख जरूर होता है। जीवन में कभी धूप तो कभी छांव होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दुख को कम करने के लिए अपने ही बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाए। अरे माता पिता तो पेड़ की ठंडी शीतल छांव जैसे होते हैं, जो हमेशा बच्चों को दुनिया की धूप से बचाते हैं। लेकिन तुम तो उस छांव को ही खत्म करना चाहते हो। इतना सुन के पल्लवी को जैसे सांप सूंघ गया। उससे कुछ ना बोलते बना। कविता जी ने बेटे से बात कर अपने नाम पे घर करवा लिया और दर्ज करवाई पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। ध्रुव घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसे अपने किए के लिए पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिरकर माफी मांग ली। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देखकर नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ कर दिया। दोनों माँ बेटे खूब रोए और सारे अपराध बोध आंसुओं के साथ में बह गए। वर्तमान समय में यही हो रहा है कि जब तक हाथ पैर चल रहे थे तब तक तो सही था। जैसे ही दुख तकलीफों ने घेरा, बच्चों ने मुंह मोड़ लिया। कुछ बच्चों ने तो धोखे से जमीन और घर अपने नाम करवा ली और फिर बूढ़े माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ आए। ये कहाँ तक सही है? जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन हमारे नाम कर दिया, खुद सारी मुसीबतें झेलते रहे, लेकिन औलाद पर आंच तक नहीं आने दी।
जरा सी चोट लगने पर जो दौड़कर हमारे पास चले आते थे और बुखार आने पर पूरी रात जाग कर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां किया करते थे, उन माता-पिता के लिए हमारा दिल इतना कठोर कैसे बन जाता है कि हम उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता-पिता ने बचपन से अब तक हमें संभाला है, अब हमारी बारी है। उन्होंने माता-पिता होने का फर्ज निभाए, अब औलाद होने का फर्ज निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छी औलाद होने का फर्ज जरूर निभाएं। हम प्रगति के नाम पर जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं, वो राह हमें सच में कहीं का नहीं छोड़ेगी। अपना परिवार हर हाल में संभाल कर रखें, यही सच्चा सुख और यही सच्ची दौलत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ये एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि हर घर की कहानी है। तो आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरीके की और प्यारी सी कहानी के साथ में। थैंक यू।